एफ सब शेल में जा रहा होगा, इसलिए आपकी बात क्या होगी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में अगर बात की जाए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा, एफ सब शेल में। अब हमें याद रखना है कि एफ सब शेल, एफ इसमें दो सीरीज देखने को हमको मिलती है, एक को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड, दूसरे को बोलेंगे एक्टिनॉइड। एक में इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में और दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 5f में। तो एक सीरीज बोली जाएगी 4f सीरीज, दूसरी बोली जाएगी 5f सीरीज। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है। F block consists of two series. One is called lanthanoid, 14 elements following lanthanum. हमेशा बच्चा कंफ्यूज रहता है कि लैंथेनॉइड बोला है तो उसमें लैंथेनम भी होगा, आफ्टर लैंथेनम एलिमेंट है, ठीक है। एक्टिनॉइड 14 एलिमेंट्स होते हैं फॉलोड बाय एक्टिनियम। Because lanthanum closely resembles the lanthanoid, it is usually included in the any discussion of lanthanoid. क्या है इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी लैंथेनम की, वो लैंथेनॉइड से मिलती हुई होंगी, इसलिए डिस्कशन में ये कई बार इंक्लूड हो जाता है। जनरल सिंबल जो होता है लैंथेनॉइड के लिए लिया जाता है LN। लैंथेनॉइड को अगर जनरली आपको डिनोट करना है तो किस सिंबल से डिनोट करेंगे, शॉर्ट में आप लिखेंगे LN किसी भी लैंथेनॉइड को। Similarly, a discussion of actinoid includes actinium besides the 14 elements constitute the series. Lanthanoid resembles one another more closely than do the members of ordinary transition element in the series. लैंथेनॉइड जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट से भी क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। They have only one stable oxidation state. Their chemistry provides an excellent opportunity to examine the effect of small changes in size and nuclear charges along the series. फालतू बात है, स्मॉल साइज है ये याद रखना है। दूसरी चीज याद रखनी है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जो मोस्ट स्टेबल होगी, बाकी सब जो होंगी प्रेजेंट होंगी लेकिन कैसी होंगी, अनस्टेबल होंगी। इसका मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि लैंथेनॉइड के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल है, तो अगर लैंथेनॉइड का +4 का +5 का कोई कंपाउंड बनता है तो वो क्या कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, वो ट्राई करेगा कि वो जल्दी से +3 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होगी, +3 होगी। तो और मान लीजिए कोई +2 का है तो वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, वो भी +3 में जाना चाहेगा। तो सपोज अगर कोई +4 में है, लैंथेनॉइड का कोई एलिमेंट है वो +4 में है या +5 में है, तो वो किस में जाना चाहेगा, +3 में वापस आना चाहेगा। तो अगर +4 से +3 में कोई आएगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो जाएगा। अगर किसी स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है तो वो खुद कैसे काम करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना। तो इस लाइन में तो केवल यही बताया इन्होंने कि एक मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। Chemistry of actinoid is on other hand much more complicated. एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री क्या होती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसका एक रीजन ये भी है कि उसमें जो है एलिमेंट्स ऐसे प्रेजेंट हैं जिनमें एक स्पेशल कैरेक्टर रेडियो एक्टिविटी भी होता है। ज्यादातर एलिमेंट उसमें कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है, इसलिए उनकी केमिस्ट्री क्या हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेशन arises partly owing to the occurrence of wide range of oxidation state. एक तो एक्टिनॉइड में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की वाइड रेंज है, and partly because their radioactivity creates special problems in the study. मतलब एक्टिनॉइड की स्टडी में कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। दूसरा रीजन ये है कि इनमें रेडियो एक्टिविटी जो प्रेजेंट होती है उसकी वजह से कुछ और ही अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स, रिएक्शंस वगैरह ये दिखाने लगता है। तो स्टडी में क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन है। लैंथेनॉइड इजी है
इन कंपैरिजन टू एक्टिनॉइड स्टडी वाइज। क्लियर है बात? इसके बाद बात करते हैं हम लोग लैंथेनॉइड की। नेम, symbol, electronic configuration, atomic and ionic states of atomic and ionic radii of lanthanum and lanthanoids for which general symbol is Ln is used in वो टेबल में दे रखा है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Atoms of these elements have configuration with 6s2 common but with variable occupancy. Common but with variable occupancy of 4f. However, the electronic configuration of all tripositive ion of lanthanoid are 4Fn। मतलब अगर लैंथेनॉइड है कोई एलिमेंट, तो अगर वो न्यूट्रल एलिमेंट है तो क्या है, 6s2 है कॉमन, और वेरिएबल 4f में क्या है, वेरिएशन देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि Ln+3 का, तो Ln+3 में इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे जो आपका पॉजिटिव 3 चार्ज वाला आयन होगा लैंथेनॉइड का, उसमें इलेक्ट्रॉन n के कितने मिलेंगे, 1 to 14। देखते हैं जरा, कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा इसमें। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखो ये लैंथेनॉइड है, लैंथेनॉइड में देखिए F नहीं है, देख पा रहे हैं? इसका मतलब ये F सीरीज का ये तो नहीं है। साथ में लिखा क्यों है, साथ में लिखा इसलिए क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर। देखिए ध्यान से, सीरियम की अगर बात करो 5d1 4f1, आउटर शेल में कितने हैं, 6s2। अगर इसका ट्राई पॉजिटिव आयन देखो, ये आपका है Ln, ये है Ln+2 और ये है Ln+3। ट्राई पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 4f1। ट्राई पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4f1। इसके बाद देखो Pr, ये जो Pr एलिमेंट है, इसमें नॉर्मल में 4f3 है, 6s2 है Ln में। और आपका Pr में जब ट्राई पॉजिटिव को देखते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 4f2। ध्यान से देखो, ट्राई पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक सीक्वेंस से चल रहा है। ध्यान से देखिए 11 12 13 14, यानी कि अगर आप डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट का ट्राई पॉजिटिव आयन आप लेते हो, मतलब क्या लेते हो, Ln+3 की बात करते हो, तो उसमें F इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 से स्टार्ट करके कहां तक है, 14। देखिए ये F का नहीं है ना, 1 से स्टार्ट करके कहां तक है, 14 तक है सीधे। ये पॉइंट याद रखेंगे। ट्राई पॉजिटिव आयन में क्या होगा, F का कॉन्फ़िगरेशन, केवल F का पूछे तो 1 to 14। ठीक, अगर हम बात करें Ln की केवल, मतलब न्यूट्रल एलिमेंट है, तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन पहले में मिला 4f1 5d1 6s2। 6s2 देखिए हर जगह है, 6s2 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 सब जगह 6s2 कॉमन है, यानी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सब में 6s2। इसके बाद अगर आप बात करो यहाँ पे, तो यहाँ पे आया 5d1, दूसरे वाले में 5d1 नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ये देखिए 58 59। ये आपको मैं समझा इसलिए रही हूँ कि आपको थोड़ा सा सीक्वेंस से याद करना होगा, क्योंकि ज्यादातर जो जेईई के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे फ्रेम होते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है
और एक एक का रट्टा लगा के आप नहीं याद कर सकते हो। कैसे करोगे? एक सीक्वेंस से याद करोगे। जैसे ln+3 का आपको अगर f का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आपको बता दिया 1 to कहां तक जाएगा, 14 तक। एक एक एलिमेंट बढ़ते जाओगे 1 to 14। अगर केवल ln की बात कर रहे हो तो पहले में देखिए 4f1 5d1 6s2। 6s2 को भूल जाओ, मतलब याद रखो, पर ये याद रखो कि सब में 6s2 है। अब हम बात करेंगे केवल 4f की और 5d की। पहले एलिमेंट में 4f1 5d1, दूसरे वाले में देखो 4f3 हो गया। d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 0। 5d नहीं दिखाया गया, मतलब d में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। तो 4f1 5d1, आफ्टर दैट 4f3 5d में कुछ भी नहीं है तो 5d को भूल जाओ। फिर 4f4, फिर 4f5, 4f6, 4f7, 4f7 के बाद फिर से 5d1 आ गया। मतलब ध्यान क्या रखना है, GD गैडोलिनियम, GD को बोलते हैं गैडोलिनियम, एटॉमिक नंबर 64। जेई ने कई बार पूछा है गैडोलिनियम GD एटॉमिक नंबर 64। इस पे क्वेश्चन कई बार कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड आए हुए हैं। तो हमको क्या याद रखना है इसमें? कलर क्यों नहीं आ रहा? इसमें हमको याद रखना है GD में कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है। यहाँ तक था F1, F3, F4, F5, F6, F7, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज आया, F7 के बाद क्या आ गया? 5d1। यानी कि पहले एलिमेंट में 5d1 था, आफ्टर दैट सब में 5d0 है। 5d1 कहाँ पे आया? 64 पे। किस पे आया? 64 पे जाके उसमें कॉन्फ़िगरेशन 4f7 5d1 है। यानी कि f का कॉन्फ़िगरेशन कैसे चल रहा है अगर ध्यान से देखो, 1 3 4 5 6 7 7 7 7 दो बार कॉन्फ़िगरेशन आया है। गैडोलिनियम में उसके साथ साथ 5d1 भी आ जाएगा, इसके पहले वालों में 5d1 नहीं है, पहले एलिमेंट में था। फिर उसके बाद देखिए F7 के बाद F8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, F8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है? 4f9 मिल रहा है सीधे। F8 नहीं है, 4f9 मिल गया और D भी गायब हो गया। 6s2, फिर 4f10 6s2, 4f11 6s2, 4f12 6s2, 4f13 6s2, 4f14 6s2। यहाँ पे जैसे ही हाफ फील्ड आया था, F में 7 हाफ फील्ड होता है, ये बात सबको पता है। F में 7 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हाफ फील्ड आया था 4f7 6s2, वैसे ही फिर 4f7 रिपीट हुआ था और 5d1 अगले वाले में आ गया था। यहाँ पे देखिए 4f14 6s2, यहाँ पे भी वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। 4f14 फिर से रिपीट हो रहा है 5d1। तो अगर हम बोले F में, F ब्लॉक एलिमेंट में, लेंथेनॉइड में कौन कौन सा F का कॉन्फ़िगरेशन गायब है, हर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए लेंथेनॉइड एलिमेंट में F के कौन से कॉन्फ़िगरेशन गायब हैं या नहीं होते हैं, तो F में देखो 1 दिख रहा है पर 1 दिख गया F में, पर 2 नहीं दिखा, 2 गायब है। 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 2 8 और इसके बाद देखो 13 14 सारे। 15 भी गायब, 15 तो होगा ही नहीं, F में 14 ही हो सकते। तो गायब कौन कौन से हैं F में? जो एब्सेंट है, जो नहीं है, वो कौन कौन से हैं? F का 2 और F का कौन सा था? 8। याद रख लेंगे ये बात। जैसे लेंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे दें 4 एलिमेंट का, और किसी ऑप्शन में बोल दें F2 या F8। एलिमेंट का बोला इन्होंने, आयन का नहीं बोला है, तो F2 या F8 बोल दें उसका, तो आप बोलोगे एलिमेंट जो न्यूट्रल एटम है लेंथेनॉइड में 2 और 8 वाला F में नहीं प्रेजेंट। क्लियर है बात? याद रख लेंगे बच्चों। +3 का तो इजी है, +2 का देखिए,
+2 स्टेट का देखो कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे ही पॉइंट पॉइंट बना के आपको इसी ये जो टेबल है ना, इसी टेबल में पॉइंट पॉइंट बना के आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कॉन्फ़िगरेशन के सवाल कर पाएंगे। +2 को देखते हैं। +2 में यहां से स्टार्ट है, देखो F1 गायब ही है, +2 में F1 नहीं है। 2 3 4 5 6 7 7 रिपीट हो रहा है, देखना 7 यहाँ पे भी था, D1 यहाँ पे भी था, और क्या इंट्रोड्यूस, यहाँ से 6s2 गायब हो गया, यानी कि 6s में कितने हैं 0 0 कैसे हुए, Ln+2 है ना, इसी से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकले, बना लेंगे। देखो ये 4f1 था, ये 5d1 था, जब +2 स्टेट आई तो ये D1 और F1 मिलके क्या बन गए आपके 4f2 और 6s2 के इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले। यहाँ पे देखो 4f3 6s2, 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाले निकल गए 4f3, यहाँ पे 2 निकले 4f4, यहाँ पे 2 निकले 4f5, यहाँ पे 2 निकले 4f6, 4f7 6s2, इसमें भी 2 निकले गायब। यहाँ 4f7 5d1 था, ये 6s2 था, 6s2 गायब हो गया, ठीक। यहाँ पे देखो 4f9 6s2 गायब हो गया, मतलब ये वाला याद है, तो Ln+2 वाली भी सीरीज क्या होगी, बन जाएगी। चेंजेस कहाँ कहाँ पे आएंगे, केवल यहाँ पे ये 4f14 5d1 6s2 को गायब करके सेम टू सेम बन रहा है, चेंजेस केवल इस जगह पे है, ये वाला, इसमें गोला लगा लेंगे। यहाँ पे देखो 4f1 था, 5d1 था, लेकिन यहाँ पे 5d क्या हो गया, गायब हो गया, 5d 0 हो गया, 4f2 बन गया सीधे सीधे। यहाँ पे सेम टू सेम है, 4f14 5d1 6s2, 6s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए, Ln+2 बन गया। बात क्लियर है बच्चों? यस सर। बोलिए। ऐसे करके याद करेंगे तब क्या होगा, आपकी बात बन पाएगी, ठीक। +3 की बात हो गई। +4 कॉन्फ़िगरेशन देखो, +2 देख लिया, +3 देख लिया, आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं, +4। +4 में ध्यान से देखो, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं तुमने, तो 4 इलेक्ट्रॉन में देखो 6s2 का भी बाहर होगा, 5d1 का भी हो जाएगा, और 4f1 का भी हो जाएगा, 4f0 आ गया, देख पा रहे हैं। Ln+4 में क्या बन गया, 4f0। यहाँ पे देखिए 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने निकालने हैं 4 में, 4 ही तो निकालने हैं, तो 5 है तो 4f1 बच जाएगा। इसमें देखिए 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बच जाएंगे, 4 निकल गए। आगे वाले में देखो, आगे वाले में कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं लिखा गया है, Ln+4 बनाते नहीं होंगे, आगे वाले Nl+4 नहीं बनाते होंगे, इसलिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ब्लैंक है। फिर किसमें बन रहा है +4, Tb में और Dy में, टर्बियम एंड डायस्पोरियम, टर्बियम एंड डायस्प्रोसियम में, Dy और Tb में 65 और 66। हाँ हाँ हाँ, F में एक भी नहीं लिखा, क्यों, Ln में तो होता है ना, पेरेंट एलिमेंट में है, अब +4 बना दिया तो इलेक्ट्रॉन गायब हो गए सारे, देख पा रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर है, बोले। यस सर। यहाँ पे देखो रेडियस दे रखी है Ln की और Ln+3 की। देखो मेजर वे में Ln और Ln+3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Ln+3 मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मोस्ट कॉमन होती है,
इसलिए उसकी रेडियस की भी बात कर रहे हैं और एलन की भी बात कर रहे हैं। एलन की रेडियस देखिए ध्यान से, कुछ पैटर्न देखते हैं, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। 187, 183, 182, 181, 181 यहाँ तक देखो कम हो रहा है, ये दोनों में तो सेम ही हो गया। फिर कम हो रहा है, 180 पे आ गए, फिर देखो फिर क्या होने लगा, फिर इंक्रीज हो गया, यहाँ से चेंज हो गया, 199 पे आ गए। कौन सा एलिमेंट है, गौर करना है, यूरोपियम एलिमेंट को देखिए, कौन सा एलिमेंट है, यूरोपियम। कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 4f7 6s2, फुल, एक हाफ फील्ड एक फुल फील्ड, देख पा रहे हैं, एक हाफ फील्ड एक फुल फील्ड। रेडियस अगर देखो तो हाईएस्ट दिख रही है 199 पिकोमीटर। बोले बच्चों, देख पा रहे हैं सब लोग 199? Yes, ma'am. इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लेंथेनॉइड में सबसे बड़ा एलिमेंट किसकी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा है, एटॉमिक नंबर 63, यूरोपियम। कॉन्फ़िगरेशन इज 4f7 6s2, हाफ फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन है। 199 दिख रही है। 199 के बाद देखो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है और फिर उसके बाद फिर से डिक्रीज है, 180 हो गई, आफ्टर दैट 178, 77, 76, 75, 74, 73, नीचे तक जाकर के क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। क्लियर है पॉइंट, याद रख लेंगे। क्या याद रखना है, पहले एलिमेंट से लेकर के यूरोपियम के पहले तक, यूरोपियम के पहले है समेरियम 62, इस तक समेरियम तक क्या है आपका, एटॉमिक रेडियाई कम हो रही है। आफ्टर दैट एकदम से इंक्रीज आता है, 180 से 199 का आता है यूरोपियम में। आफ्टर दैट फिर से 180 की रेंज पे आ जाती है और 180 से फिर नीचे जाकर के और एक एक पॉइंट कम हो रही है, 78, 77, 76, 75, 74, 73। देख पा रहे हैं सब लोग, ठीक, रटना नहीं है पर थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना है रेडियस का। Ln+3 को देख लो, +3 को देखो, 106, 103, 101 डिक्रीज है, 101 के बाद 99 डिक्रीज, 98 डिक्रीज, 96 डिक्रीज, 95 डिक्रीज, 94 डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज। देख पा रहे हैं, Ln+3 की भी रेडियस क्या हो रही है नीचे जाने पे, यहाँ पे कहीं पे भी इंक्रीज देखा आपको, इसमें कहीं पे भी इंक्रीज डिक्रीज। बोले बच्चों, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, या तो न्यूट्रल का आया था, रिसेंट में आया न्यूट्रल का आया था, या Ln+3 का शायद आया था, उसमें पूछा था कि कौन सा F में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। तो न्यूट्रल में तो हमने अभी देख लिया था शायद, है ना। Ln+3 में कौन सा F नहीं है, देखो जरा, कोई गायब है कि सारे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना। तो यानी +3 में कोई गायब नहीं है, किस में गायब है, Ln में केवल गायब है। तो Ln में पूछा होगा, हो सकता है, तो Ln में आपको बता दिया F में कौन कौन से गायब थे, 2 वाला गायब था और F 8 वाला। इस टेबल में जितनी इंफॉर्मेशन थी सारी इंफॉर्मेशन हमने ले ली। और देखो नेट वगैरह पे इनके क्या है, कुछ न्यूमोनिक्स दिए हुए हैं, अगर नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना।
कुछ लोग ऐसे पता नहीं क्या क्या सिर पर दिए ना पर ऐसे करके कुछ कुछ बना रखा है। तो कोई भी एक से जिससे भी आपको याद हो जाए उससे आपको क्या करना है, अगर एलिमेंट याद हो जाएगा तो और भी आसानी हो। एक सीक्वेंस में याद रखेंगे, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 58 से शुरू होकर 71 तक है, तो किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको नाम क्या होगा पता हो। अब नाम ही दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, नाम नहीं पता है तो फिर गड़बड़ है मामला। चलिए, overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium, lanthanoid contraction, a unique feature in the chemistry of lanthanoid. ये इसका एक यूनिक फीचर है lanthanoid contraction. It has far-reaching consequences in the chemistry of third transition series of element. Third transition series में भी इसका पड़ा था effect. The decrease in atomic radii is not quite regular as it is regular in M+3 ion. M+3 ion में बोला ना कि बहुत रेगुलर है, न्यूट्रल एटम में उतना रेगुलर नहीं है। +3 वाले में हमने देखा रेगुलर डिक्रीज ही हो रहा था, कहीं पे भी कोई इंक्रीज का केस नहीं था। लेकिन जो न्यूट्रल एटम था उसमें क्या हुआ था, पहले डिक्रीज था, आफ्टर दैट एकदम से इंक्रीज आ गया था यूरोपियम पे 199, और फिर उसके बाद फिर से डिक्रीज हुआ था। ठीक, लेकिन जो हमने +3 देखे थे उसमें रेगुलर डिक्रीज हो रहा था रेडियन। जो बात हमने चार्ट से पढ़ी, टेबल से पढ़ी, वही बात यहाँ पे क्या है समझाई गई। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज of course similar to the observed in the ordinary transition series and is attributed to the same cause, imperfect shielding of, किस वजह से हो रहा है, imperfect shielding of one electron by another in the same subshell, एक ही सबशेल में imperfect shielding हो रही है। और आपको पता है shielding effect आपस के इलेक्ट्रॉन भी तो क्या करते हैं। The shielding of one 4f electron by another is less than 1d electron by another with increase in nuclear charge along in the series. इस लाइन में क्या बोला इन्होंने बोला कि जो f इलेक्ट्रॉन है वो d से भी पुअर शील्डिंग करता है। ये बात इन्होंने बोली क्या, कि आपको बताया था शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा s इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर p का होता है, D और F को पुअर शील्डर बोलते हैं, लेकिन D और F में भी सबसे खराब शील्डिंग किसकी है, F की। सबसे अच्छी शील्डिंग S की, फिर P की, फिर D की, फिर F की। हायर द शील्डिंग ऑफ, हो गई बात, ये आगे चलते हैं। इसमें बता रहे हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, या इस पैरा में बताया इन्होंने जिरकोनियम और हैफनियम के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर चुके। हैफनियम नीचे आता है तो हैफनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, है ना, हैफनियम की क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी जिरकोनियम से। डी ब्लॉक में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था और शील्डिंग पुअर थी, तो न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर क्या हो गया, डोमिनेट कर गया। तो ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन क्या हुआ, कम हो गई। यहाँ पे देखो इसकी जिरकोनियम की 160 और इसकी 159 पीएम। धीरे धीरे सबके क्या हो गए हैं, धीरे धीरे क्या हुआ है सबका, कैमरा ऑफ। Account for their occurrence together in nature for the difficulty faced in the separation. नेचर में एक ही जगह पे, मतलब एक ही टाइप के एलिमेंट हैं, ज्यादातर जो होते हैं क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनके सेपरेशन, एक तो नेचर भी सेम टाइप का है, एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका सेपरेशन क्या होता है, अगर लैंथेनॉइड्स को अलग करना है तो सेपरेशन इज डिफिकल्ट। लाइन लाइन क्यों पढ़नी है, क्योंकि स्टेटमेंट और असर्शन रीजन आएंगे तो क्या होगा,
आसानी से हो जाए, लाइन लाइन उड़ाएंगे जो अपने को, वो अपन उड़े ना, क्या करें, क्वेश्चन को आराम से कर लें। इन लैंथेनॉइड La plus and Ln plus 3 compounds are predominant species. However, occasionally plus 2 and plus 4 ions in the solution or in solid compound also obtained. सॉल्यूशन में भी और सॉलिड में भी +2 और +4 स्टेट भी पाई जाती है, लेकिन +3 स्टेट क्या है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट। दिस इरेगुलरिटी arises mainly from the extra stability of empty half filled और filled F subshell। ये जो इरेगुलरिटी है ये किसकी वजह से है, जहां पे F सबशेल में F7 हो या F14 हो, उस F7 और F14 में क्या होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। उस स्टेबिलिटी की वजह से आपको यहाँ पे +2 +4 ऐसी चीजें देखने को मिले। फॉर्मेशन ऑफ C+4 इज फेवर्ड, ये वाली लाइन याद रखो। Formation of Ce+4 is favored by its noble gas configuration, but it is a strong oxidant. C+4 को देखिए, ध्यान से देखो इस चीज को, C+4 की बात करते हैं तो C+4 का पहले कॉन्फ़िगरेशन देखें। C+4 का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, इसमें से देखो, C+4 का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। C+4 और C+3, C+4 का कॉन्फ़िगरेशन आपका बनेगा क्या, C+4 में होगा 4f0 और C+3 में क्या होगा 4f1। लाइन क्या बोली इन्होंने, फॉर्मेशन ऑफ C+4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। C+4 में देखो F में 0 हो गया कॉन्फ़िगरेशन, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू कॉमन +3 स्टेट। भाई अभी आपको बताया कि एलिमेंट क्या चाहेगा, इसमें किसमें आना चाहेगा, मोस्ट कॉमन स्टेट लैंथेनॉइड की होती है +3। इसका मतलब अगर किसी भी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, चाहे सॉलिड स्टेट में चाहे एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो एलिमेंट +3 में वापस आना चाहेगा। अब मान लीजिए कि कंपाउंड है +4 में और वो आना चाहता है किसमें, +3 में आना चाहता है। +4 का कंपाउंड है +3 में आना चाहता है, तो ये कैसे काम करेगा, इसका क्या होगा, अगर +4 से +3 में आएगा तो क्या होगा, इसका खुद का रिडक्शन होगा, बोलो बच्चों। और अगर रिडक्शन होगा तो कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा बच्चे, बोले क्लियर है पॉइंट। तो इस लाइन में यही लिखा हुआ, बट इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन +3 स्टेट। ई नॉट वैल्यू अगर हम देखें, ई नॉट का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, +4 से +3 में जाने में 1.74 वोल्ट, +4 से +3 में जाने में रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है, 1.74 वोल्ट, विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर। इतना ज्यादा इसका ये वोल्टेज है कि ये सजेस्ट करता है कि ऑक्सीडाइज कर सकता है वाटर को। However, the reaction rate is very slow, hence C+4 is a good analytical reagent.
मतलब C+4 की क्या क्या स्पेशलिटी देखी, गुड एनालिटिकल रिएजेंट। PR, ND, TB and DY also exhibit +4 state but only in oxides। इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, 4 एलिमेंट है, ये +4 ये भी शो करते हैं, लेकिन किसमें, ऑक्साइड्स में। ऑक्साइड्स होते हैं MO2 टाइप के। अगला पॉइंट है Eu+3 is formed by losing of 2s electron and its F7 configuration accounts for the formation of this ion। अब EU का कॉन्फ़िगरेशन हमें पता ही है, EU का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, EU का कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या था, EU का 4s7 6s2। तो जैसे ही यहाँ पे 6s2 के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये Eu+2 बनेगा। Eu+2 में क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 4f7 हाफ फिल्ड है। बात क्लियर हो रही है बच्चों, बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. कहाँ आ गए हम लोग, कहाँ थे और आगे थे। However, Eu+2 is a strong reducing agent changing to the +3। अब ये बात सबको क्लियर हो चुकी है, जो +2 में है +3 में जाना चाहेगा, जो +4 में है वो भी +3 में जाना चाहेगा। +2 से +3 में जाएगा अगर कोई चीज, Eu+2 अगर स्टेबल है, +2 से किस में जाना चाहेगा, +3 में जाना चाहेगा, तो उसका होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो वो ऑब्वियसली कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो लिखा है Eu+3 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चेंजिंग टू +3 कॉमन स्टेट। Similarly, Yb+2 which has F14 configuration is a reductant। यानी Eu+2 Yb+2 सब कैसे काम करेंगे, रिडक्टेंट की तरह। Tb+4 has half-filled f orbital, it is an oxidant। Tb+4 जैसे Ce+4 था वैसे ही Tb+4 भी कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडेंट की तरह, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। द बिहेवियर ऑफ समैरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम, exhibiting both +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरिटी किसमें बोली गई है कि समैरियम जो है और यूरोपियम जो है इनमें सिमिलरिटी है, +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्लियर है बात, बोले बच्चों? ऑनलाइन Yes, ma'am. इसमें जो पॉइंट्स आपको मेंशन कर रही हूँ, कुछ अलग से भी कराना होगा तो मैं करा दूंगी। आपको उसको नोट्स में, बुक में नहीं रहने देना है, ये मैं भेज दूंगी आपको। आपने इसको क्या करना है, नोट्स बना बना के एक एक पॉइंट को अलग अलग करके क्या करना है, इससे रिलेटेड एक सवाल आया तो वो करवा देते हैं आपको, रिसेंट ही कहीं आया है। सवाल है विच वन ऑफ द वन अमंगस द फॉलोइंग आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा अच्छा है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शंस है SM समैरियम +2, Ce+2, Ce+4 और TB। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, मतलब ABCD ऐसे दिया हुआ और फिर उसके बाद ऑप्शन बनाए गए हैं, C ओनली, D ओनली, A एंड B, C एंड D। C ओनली, चेक करते हैं।
क्या पूछा इन्होंने? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में लाइन, कौन कौन सी पढ़ी थी अभी अभी? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक था आपका C+4 तो था ही था, है ना? C+4 की तो हम बात ही कर रहे थे कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और बात की थी ना, कौन सा था C+4 के बारे में? बाद EU था क्या? हाँ, तो TB+2 या TB+4? नहीं, ऑक्सीडाइज TB+4 TB+2 है ना अपने पास। हाँ, और TB+2 को देख लें, अपने पास ऑप्शन में है क्या क्या? ऑप्शन में जो होगा वही। TB+2 को चेक करें कॉन्फ़िगरेशन को। TB+2 क्या बनेगा देखो, TB 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 कहाँ गया? TB है ना, कॉन्फ़िगरेशन है 4F9 6S2। हमें क्या बनाना है? TB+2 +2 बोले तो 4F9 हो गया, यही है ना? तो 4F9 TB+2 किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? +3 में कन्वर्ट होना चाहेगा, है ना? तो अगर कोई चीज +3 में कन्वर्ट होना चाहेगी तो फिर वो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी, है ना? ये तो नहीं बनेगा, तो C+4 होना चाहिए आंसर। इन्होंने TB+4 भी दे रखा है, पता नहीं इन्होंने जो है आंसर या तो +2 +4 में कुछ होगा गड़बड़, ये होना चाहिए हमारे हिसाब से C+। क्या TB+4 खुद का उसका रिडक्शन होगा ना, +3 में आना चाहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग हो, +3 में आना चाहते हैं ना। क्लियर है पॉइंट बच्चों? ऑनलाइन बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे मैंने TB+2 गलती से लिख दिया, क्वेश्चन में TB+4 था, मैंने फिर से देखा, तो ये दोनों हो जाएंगे आंसर ना। इस हिसाब से क्या बनेगा आंसर? आंसर आपका बन जाएगा C एंड D वाला, ठीक है? अगर +4 ले लेंगे तब तो बन जाएगा ना C एंड D वाला। चलिए आगे बात करते हैं। कहाँ तक आ गए हम लोग? यहाँ तक हो गया। चलो जनरल कैरेक्टर्स की बात करें। ऑल लैंथेनॉइड आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल। कैसे हैं? सिल्वरी वाइट है, सॉफ्ट मेटल है, टार्निश रैपिडली इन एयर, एयर के प्रेजेंस में आएंगे तो ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, टार्निश हो जाएंगे। हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी कि अगर हार्डनेस की बात करो तो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो हार्डनेस क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है? समेरियम के बारे में बोला है, समेरियम बीइंग स्टील हार्ड, स्टील जैसा हार्ड। मेल्टिंग पॉइंट रेंज बिटवीन 1000 to 1200 केल्विन
बट समैरियम मेल्ट्स एट 1623। समैरियम को स्टील हार्ड बोला और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया 1623। बाकी लोगों का बाकियों का कितना है 1000 से 1200 है, समैरियम थोड़ा सा अलग है 1623। इंफॉर्मेशन है याद करनी पड़ेगी। हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी लेंथेनॉइड जो होंगे वो क्या होंगे मेटल लाइक स्ट्रक्चर होगा सारा का सारा बढ़िया। और इनका क्या होगा, इनके बारे में क्या बात बोली गई कि मेटेलिक स्ट्रक्चर होगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे। तो गुड कंडक्टर लिखा है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 4 स्टेटमेंट बना के दे देंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। तो इसमें आ सकता है जैसे इन्होंने लिख दिया एक स्टेटमेंट मेल्टिंग पॉइंट रेंजेस बिटवीन 1000 to 1200 केल्विन। दूसरा स्टेटमेंट बना दिया समैरियम मेल्ट्स एट 2000 केल्विन। तीसरा स्टेटमेंट बना दिया दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से these statements about lengthenoid दे दिया। तो अब उसमें से पूछ लेंगे कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आजकल ऐसा भी पैटर्न चला है। तो आपको नंबर बताना होता है किसमें पूछेंगे वो इंटीजर टाइप नंबर पूछेंगे तो इंटीजर में, और कौन से करेक्ट है वो पूछेंगे तो एमसीक्यू। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टी चेंज स्मूथली एक्सेप्ट यूरोपियम एंड वाईबी and occasionally for SM and TM। सबकी क्या है वैसे सॉफ्ट है ये है ना। EU और YB और SM और TM की क्या होंगे अलग। Many trivalent lanthanide ions are colored। मतलब जो इनकी +3 स्टेट बनेगी वो क्या होगी कैसी होगी कलर्ड होगी। बोथ इन सॉलिड एंड एक्वस सॉल्यूशन बोथ इन सॉलिड एंड एक्वस सॉल्यूशन। मेरे पॉइंट पे ध्यान रखिए ज्यादातर एलिमेंट ऐसे होते हैं डी ब्लॉक में भी हमने देखे हैं जिनको सॉलिड स्टेट में ले लो तो वो कलरलेस होते हैं, सॉलिड में कोई कलर नहीं देते, और जैसे उनको एक्वस में ले जाते हैं वो क्या हो जाते हैं कलर्ड आयंस बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है सॉलिड और एक्वस दोनों में ही कलर्ड आयंस होंगे। Color of these ions may be attributed to presence of F electron। F electron का मतलब है FF ट्रांजिशन की बात होगी। Neither La+3 nor Lu+3 ions show any color but the rest do so। मतलब आपसे पूछें कि कौन से एलिमेंट की +3 स्टेट जो होगी वो कलरलेस होगी तो 2 एलिमेंट आपने क्या करने हैं एकदम याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं लेंथेनम +3 और Lu+3। लेंथेनम आपको पता है लेंथेनॉइड में नहीं है किसमें है डी ब्लॉक में है। अगर F ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे तो कौन सा आ गया ल्यूशियम आ गया केवल Lu+3। F ब्लॉक की बात करेंगे तो Lu+3। आयन शोज ये दोनों कलरलेस हैं बाकी सब क्या होंगे आपके कलर देंगे। एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन विद इन F लेवल। देखो एब्जॉर्प्शन बैंड का मतलब समझ रहे हो एब्जॉर्प्शन बैंड का मतलब कितने लोग समझ रहे हैं स्पेक्ट्रम वाली चीज बैंड इनका नैरो होगा बोलो बच्चों ये बात किसको क्लियर है। ये जो इन्होंने लिखा है एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो इस पॉइंट का मतलब किसी को आ रहा है नहीं आ रहा है तो बताएं, आ रहा है तो बताएं। अंशराज ने क्या लिखा है मैम वो सिर्फ कुछ ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो उनका रेंज लिमिटेड रहने के लिए
कलर का रेंज लिमिटेड रहेगा, क्यों, ऐसा क्यों होगा? एब्जॉर्प्शन बैंड नैरो है, तो जो फ्रीक्वेंसीज रहेंगे वो कम ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। एब्जॉर्प्शन बैंड के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? कहाँ पढ़ा है आपने? अरे नहीं, केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स में कहाँ पढ़ा है? फिजिक्स में भी एक जगह पढ़ाया जाता है कहीं, उसमें डोमेन शोमेन और पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होगा ना वो F से F में होगा, ठीक है? F से F में इलेक्ट्रॉन जो जब एक्साइट होता है तो छोटी एनर्जी लेता है, उसको एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए। तो एनर्जी ज्यादा नहीं लेगा तो आपका जो कलर आएगा वो क्या होगा, उसके हिसाब से आएगा। तो इसलिए जो कलर जो लाइंस बनेंगी, जो एब्जॉर्प्शन बैंड बनेगा वो क्या बनेगा, नैरो बनेगा। F से F में जब ट्रांजिशन होता है, वहां जैसे डी ट्रांजिशन की बात हुई थी, यहाँ कैसा ट्रांजिशन होगा, FF ट्रांजिशन। कैसा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, FF ट्रांजिशन। तो FF ट्रांजिशन में उतना एनर्जी का लेना देना नहीं होगा, छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, इसलिए बैंड्स जो होंगे वो क्या होंगे, नैरो होंगे। और वो भी उसके साथ साथ इन्होंने क्या लिख रखा है, प्रोबेबली। वर्ड क्या लिखा है, प्रोबेबली, मतलब अंदाजा लगाया गया है कि शायद इसलिए नैरो होता है। लैंथेनॉइड आयंस आर अदर देन F0 टाइप, जो F0 टाइप है एंड F14 टाइप आर ऑल पैरामैग्नेटिक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्या बोला इस पॉइंट में, बोला कि F जितने लैंथेनॉइड के आयंस हैं, उन आयंस में वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें F0 हो या वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें F14 है। 0 में तो F में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और 14 में कितने हो गए, 14 हो गए तो सारे के सारे भर जाएंगे। उसके अलावा जितने होंगे सब क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। बात समझ आ रही है? देखो, इन्होंने बोला आयंस which have F0 और F14 कॉन्फ़िगरेशन, उस ये दोनों क्या होंगे, डायामैग्नेटिक। इसके अलावा जितने होंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो, F में कुछ भी हो, मतलब F में कितना हो सकता है, 1 to 13 तक वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है बात बच्चों? F0 में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि F में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। पैरामैग्नेटिज्म के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। अगर F0 बोलते हो तो F में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, खाली पड़ा हुआ। और अगर F14 बोलते हो तो F में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी पूरा का पूरा क्या है, भरा हुआ है। और आपको, अगर आपको पैरामैग्नेटिज्म चाहिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 13 ले लो, है ना। जैसे अब बोले हम F13 F13 में क्या सिचुएशन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 ही है ना, देख लो 13 हो गए, तो एक अनपेयर्ड मिल गया, तो कैसा होगा, पैर। बात क्लियर है, ये वाले पॉइंट क्लियर है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अंशराज के अलावा कोई बोल दो, ना क्लियर है तो बोल दो। तो 0 जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा और 14 जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, केवल वो डायामैग्नेटिक बनेगा, क्योंकि 0 में F में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 14 में F में पूरा भरा हुआ है, तो अनपेयर्ड है नहीं। बाकी जितने हैं सारे के सारे क्या हैं, पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। एलिमेंट कौन कौन से बन रहे हैं ये भी अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए, बाकी ये इंफॉर्मेशन याद रखिए हो जाए। La+3 है और कौन सा था, C+4 था, YB+2 था, LU+3 था। अब आगे की बात, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनॉइड आर अराउंड 600 किलो जूल पर मोल, याद नहीं करना है। सेकेंड इज अराउंड 1200 किलो जूल पर मोल, कंपेरेबल विद दोज ऑफ कैल्शियम। जो इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है 1200 किलो जूल पर मोल, वो लगभग लगभग किससे कंपेरेबल है, कैल्शियम से, यानी कि सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। A detailed discussion of variation of third ionization enthalpy indicates that exchange enthalpy consideration 3d orbital of first transition series appear to impart certain degree of stability to empty half filled and complete F filled. This is indicated from abnormally, ये कुछ खास बात नहीं है, देखो, this is indicated from abnormally low value of third ionization enthalpy of lanthanum, gadolinium and lutetium। ये बोल रहे हैं कि पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ठीक ठाक होती है, सेकंड वाली जो होती है वो पहले के लगभग लगभग डबल होती है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जितनी निकल रही है उससे डबल निकलेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन के निकलने। तीसरी वाली केवल दो के केस में, तीन के केस में क्या होगी, लैंथेनम की बात करें, लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, गैडोलिनियम और ल्यूशियम जो है ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। इन दोनों के लिए बोल रहे हैं कि इन दोनों में क्या है आपका, कि जो +3 स्टेट बनेगी उसमें वैल्यू जो है वो क्या है, बहुत ही लो है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो देख लेते हैं, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि +2 से +3 बनना चाहते हो कॉन्फ़िगरेशन वाइज। ध्यान से देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे फिर से आ जाते हैं, सारी बातें कहाँ से रिलेटेड हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे। जीडी और एलयू का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। गैडोलिनियम का देखो, गैडोलिनियम का देखना है हमको, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, +2। +2 के बाद +3 बनने में वैल्यू बहुत लो है, तो देखते हैं +2 कौन सा है। +2 इज दिस, गैडोलिनियम में +2 ये है, देखो 4F7 5D1 ये है +2, ठीक, और +3 क्या बन रहा है गैडोलिनियम का, 4F7, ठीक है। तो पॉइंट क्या है इसमें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो है बहुत ज्यादा, इस केस में लो क्यों है, देखो 4F7 हाफ फिल्ड था, 5D1 पार्शियली फिल्ड है, अगर 5D1 गायब हो जाता तो 4F7 हाफ फिल्ड बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टेबिलिटी मिल रही है, और जिस भी प्रोसेस में स्टेबिलिटी मिलती है वो प्रोसेस तो आसानी से होना चाहता है, तो आसानी से होगा, इसका मतलब एनर्जी कम लगेगी। तो थर्ड वाली इसके लिए कम है, और कौन सा एलिमेंट था जिसके लिए कम थी, नीचे वाले के लिए, और सबसे नीचे वाले के लिए कम थी। नीचे वाले में देख ले, नीचे वाले 14 का केस होगा, नीचे वाले में देखो 4F14 5D1 6S2, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 वाले का देखते हैं, 2 वाला कौन सा होगा, ये होगा आई थिंक 4F14 है, 2 वाला ये है 4F14 5D1। जब 4F14 5D1 है तो आप इससे क्या बन रहा है, 4F14 बन रहा है, 5D1 सीधे निकल जा रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन जाएगा, फुल फिल्ड पूरा पूरा F14। तो ये भी होना चाहेगा, जो प्रोसेस आसानी से होना चाहता है उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम खर्च होती है, एनर्जी कम देनी पड़े, वो खुद होना चाहता है, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ आपने बोला था कि ये लैंथेनॉइड वाले सीरीज में वो +3 वाला स्टेट बना था, हाँ मतलब ये लैंथेनॉइड नहीं, मतलब ये +4 का है
और भी फैक्टर्स होते हैं ना, केवल ये फैक्टर नहीं काम करता, और भी फैक्टर होते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, और भी फैक्टर होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये सारे फैक्टर भी होते हैं। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे भी देखते हैं। हम सोचे केवल एक फैक्टर से एक चीज चल रही है, तो ऐसा नहीं है। चलो, इन केमिकल बिहेवियर इन जनरली, क्या बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं थोड़ा सा। इन केमिकल बिहेवियर इन जनरली अर्लियर मेंबर्स ऑफ सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम, but with increase in atomic number they behave more like aluminium. aluminium क्या होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 की एक लेयर बनती है, ऑक्साइड की लेयर, तो उसके बाद एल्यूमिनियम जो होता है ना इनर्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम की एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है इस वजह से। तो बोल रहे हैं कि जो शुरू के मेंबर होंगे जिनका एटॉमिक नंबर कम है वो तो एक्टिव हैं, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, बट बाकी जो बाकी के एलिमेंट है उनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, वो एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करते हैं। शुरू वाले कैसे बिहेव करते हैं, कैल्शियम। क्लियर है पॉइंट? बिहेवियर किस तरीके का है, Ln+3 एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा, Ln सॉलिड बना लेगा। ये किसका रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का, साक्षी सैनी? ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये ऑक्सीडेशन का लिखा है कि रिडक्शन का लिखा है, रिडक्शन का। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो किसका रिएक्शन लिखा हुआ है, रिडक्शन। वेरोनिका जी, यस मैम, क्या हाल है? ठीक है। नहीं है, सही जा रहा है चैप्टर? आप पढ़ चुके हैं ना पहले, तो आप बताइए, आप बताएंगे सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक है, चलो। कुछ नॉर्मल रिएक्शन है, ध्यान रखते हैं। जैसे एलेन अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, लेंथेनॉइड, एलेन बोले तो लेंथेनॉइड, हाइड्रोजन गैस से। हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा हैलाइड बनाएगा, LnH3 +3 स्टेबल है इसलिए LnH3। पानी के साथ LnOH होल थ्राइस बना देगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अगर हम बात करें 2773 केल्विन पे कार्बन के साथ, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, कार्बन के साथ, तो कार्बाइड बनाएगा LnC2, जनरल फॉर्मूला इज LnC2। अगर नाइट्रोजन के साथ हीट कर दो तो नाइट्राइड बना लेगा LnN, Ln का भी पॉजिटिव है +3, नाइट्राइड का भी फॉर्मूला होता है N-3, तो दोनों की वैलेंसी सेम टू सेम है इसलिए क्या बनेगा, LnN। अगर हेलोजन से करेगा तो क्या बनाएगा, Ln2, सल्फर से करेगा तो Ln2S3, ऑक्सीजन से करेगा तो Ln2O3। ये जनरल रिएक्शन याद रखेंगे। सब में Ln की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3। ऑक्साइड बनाना है तो Ln2O3, सल्फाइड बनाना है तो Ln2S3, नाइट्राइड बनाना है तो दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर सेम है इसलिए Ln, कार्बाइड बनाना है तो LnC2। पानी के साथ LnOH होल थ्राइस, हाइड्रोजन गैस, पानी के साथ भी हाइड्रोजन गैस, एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस। पानी के साथ एक बेस भी बनेगा और हेलोजन के साथ क्या है, LnH3। पानी के साथ क्या बना रहा है, बेस बना रहा है, यानी कि इनका जो नेचर है वो किस तरीके का है, बेसिक नेचर का होगा ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होंगे। नेचर इनका खुद का कैसा होगा, मेटल का, बेसिक नेचर के होंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको, ये बात? बोलो बच्चों। तो ये 5 तो याद रखो,
इंपॉर्टेंट ये वाला होगा, हाइड्रोजन गैस देता है नहीं देता है। पानी के साथ LNOH होल थ्राइस बनाता है, यानी कि कैसा नेचर है, बेसिक नेचर है, ये पता कर रहा है। ई नॉट की वैल्यू दे रहे हैं रिडक्शन की -2.2 टू 2.4 वोल्ट, एक्सेप्ट फॉर EU for which value is -2.0. कुछ खास बात नहीं है. This is of course the a small variation. Metal combined with hydrogen gently heated in the gas, कार्बाइड्स बनाते हैं. Ln3C, Ln2C3, C3, LnC2 are formed when metals are heated with carbon. कार्बन के साथ हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर भी काफी अच्छा है 2773 केल्विन, मतलब लगभग 2800 2800 केल्विन टेम्परेचर. दे लिबरेट हाइड्रोजन, वही बात बता रहे हैं, कुछ खास बात नहीं है. फॉर्म ऑक्साइड ऑफ M2O3 एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ MOH होता है. हाइड्रोक्साइड are definite compounds, are not just hydrated oxide. They are basic like alkaline earth metal. अगर आपसे बोल दें कि इसमें और अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड में क्या सिमिलर, मतलब सिमिलर है या डिसिमिलर है, तो आप क्या बताएंगे? बार बार कैल्शियम का जिक्र आ रहा था ना अभी पीछे, तो इसका मतलब ये कैसे हैं? बेसिक लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड. तो इनका बेसिक नेचर कैसा है? सेकेंड ग्रुप एलिमेंट की तरह. इससे क्वेश्चन आया, मिश मेटल का कॉन्फ़िगरेशन पूछा था. लैंथेनाइड इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एलॉयज, बेस्ट सिंगल यूज ऑफ, बेस्ट दे दिया, बताओ. Best single use of lanthanoid is for production of alloys, steel, for plates and pipes. Well-known alloy is called mish metal, which consists of lanthanoid metal. Mish metal बनता किससे किससे है? देखो, lanthanoid 95% है, इसमें आयरन है 5%, traces of sulfur, carbon and calcium and a good deal of mish metal is used in magnesium based alloy to produce bullets. आपसे पूछ सकते हैं बुलेट्स की प्रिपरेशन में क्या यूज होता है, तो मिश मेटल यूज होता है, उसमें मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय यूज किया जाता है. मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड आर एम्प्लॉयड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग. सम इंडिविजुअल Ln oxide are used as phosphorus. phosphorus जानते हैं क्या होता है? सुना है phosphorus क्या होते हैं? ओए बोलिए, नहीं सुना? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट 11th में पढ़ा था. कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था सब लोगों ने ऑनलाइन. बच्चे पढ़ा है? फिजिक्स में कैथोड रे ऑसिलेटर होगा, सिलेबस में पढ़ा दिया गया है. CRO, हाँ न्यूक्लियर फिजिक्स में. मॉडर्न में अभी किसी को मॉडर्न नहीं पढ़ाया गया? मॉडर्न फिजिक्स बच्चा पार्टी नहीं पढ़ाया गया. अच्छा देखो, ये फॉस्फोरस का मतलब है कि ऐसे जैसे इस तरीके के सब्सटेंसेस जिनके ऊपर अगर कोई लाइट पार्टिकल डाला जाए तो वो क्या करें? शाइन प्रोड्यूस करें. ऐसे को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस बोलते हैं या फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस बोलते हैं. उसमें शाइन प्रोड्यूस होती है. तो कुछ बोला गया है यहाँ पे एलन के, लैंथेनॉइड के कुछ ऑक्साइड इस तरीके से भी काम करते हैं. जैसे आप अगर ट्यूबलाइट का स्ट्रक्चर पढ़ो कभी, है ना, ट्यूबलाइट का स्ट्रक्चर कभी पढ़ना, गूगल पे डालना ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर इन शॉर्ट, तो उसमें आपको बताएंगे क्या 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 मटेरियल और किस तरीके से ये जो आपको ट्यूबलाइट दिखता है ना चमकता हुआ, जलाते हैं हम जब, तो कैसे दिखता है वो पता लगे. लैंथेनॉइड इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया?
अभी तो बहुत कुछ था। ये देखिए, ये वाला जो चार्ट है, इसको देख के क्या होना है, घबराना नहीं है। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, रेडियस वाला चार्ट है। कहीं पे भी कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं आ रहा है। कैसा आ रहा है? लैंथेनॉइड खत्म हो गया? इतनी जल्दी कैसे हुआ ये? हाँ? नई वाली है ना, सिलेबस थोड़ी कट किया है। नई एनसीईआरटी में सिलेबस कट किया है क्या बच्चों? कंटेंट थोड़ी खत्म किया है। नहीं नहीं, शैतान बच्चे। चलो, एक्टिनॉइड की बात करें, करा जाए। लैंथेनॉइड की बात हो गई। एक दो सवाल कर लो, चलो सवाल करके फिर। तो कोई बात नहीं, नोट्स नहीं थे तो नोट्स। आप कितने बड़े बच्चे बन गए अब, बोलिए मेरे से। जब कुछ कुछ चीजों के खुद भी बनाते हैं ना नोट्स। मैं सच बात बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, बताओ बच्चों। बच्चों, मेरी बात गलत लग रही है तो आप बोल सकते हैं कि मैम आपकी बात गलत है। मैं क्वेश्चन निकाल रही हूँ तब तक आपको करवाने के लिए। बच्चों, मूवी वेरोनिका, अंशराज कैमरा ऑन करो और बोल दो जरा सा अपने अपने क्या कहते हैं, दर्शन दीजिए। और और स्वर्ण मुख जो आपका है, उस स्वर्ण मुख से कुछ बोलिए। तन्मय जी कह रहे हैं को क्या है, क्या बोल दिया? कोकिल कंठी अप्सरा। देखो, आप लोग को अप्सरा कह रहे हैं और आप लोग जो है दर्शन नहीं दे रहे हो। चलो, सवाल किया जाए। मैंने कोई गलत बात करी है क्या कि मैंने बोला कुछ चैप्टर्स के खुद भी नोट्स बनाने चाहिए? सही है, कुछ के तो आप बनाओगे ही ना। मैम तो कितना ही चम्मच से खाना खिलाती रहेंगी आपको? कुछ खुद भी तो खाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ। आपको भूख लगी है तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना थोड़े बहुत तो। नहीं तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे आपकी आदत पड़ेगी, बोलिए। चलिए, कुछ पीवाईक्यू 2-3 करा देते हैं, फिर एक्टिनॉइड जो है नेक्स्ट रन पे करा देंगे। क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम पूछा है, तो क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं दे रखा है तो हम याद रखेंगे तो अपनी बात बन जाएगी। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है तो CrO2Cl2 होता है, धनाधन बता दीजिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। 23 का क्वेश्चन है, रिसेंट। जल्दी बोलो, कितनी आ रही है? +6 आ रही है। हाँ, 6 आ रही है। कोई दिक्कत है इसमें? x मान लिया, कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू, ठीक है। एक और करो। कहाँ से इसमें दे दिया?
अच्छे सवाल देंगे, अच्छे दिए। डीएनए ब्लॉक में क्यों दिया मुझे पता नहीं, चलो दे दिया, सामने आ गया तो पढ़ लेते। सवाल देखो ध्यान से। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर हैविंग 2 इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, एक कोई मिक्सचर है उसमें 2 सॉल्ट हैं इनऑर्गेनिक, एक को ए मान लो दूसरे को बी मान लेते हैं ना। Was treated with freshly prepared FeSO4 in acidic medium, बोल रहे हैं इस मिक्सचर को हमने FeSO4 फ्रेश बनाया है। अच्छा, जैसे ही FeSO4 फ्रेश की बात है ना, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में खिटखिट करना चाहिए कि नाइट्रेट का जो ब्राउन रिंग टेस्ट था उसमें हम FeSO4 फ्रेश यूज करते हैं। FeSO4 फ्रेश है इन एसिडिक मीडियम, तो H2SO4 बोल देते हैं एसिडिक मीडियम, यही था नाइट्रेट का। अ डार्क ब्राउन रिंग वाज फॉर्म्ड, एक डार्क ब्राउन रिंग मिलती है, तो चांसेस क्या है, अब ये बन रहे हैं कि जो टेस्ट जो कंपाउंड होगा उसमें नाइट्रेट होगा। Whereas on treatment with neutral FeCl3, अगर इसकी रिएक्शन इस मिक्सचर की रिएक्शन कराते हैं न्यूट्रल FeCl3 से, 2 टेस्ट हैं, एक तो ये है और दूसरा है न्यूट्रल FeCl3 के साथ ट्रीट करते हैं। तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ ट्रीट करने पे ये डीप रेड कलर देता है, डीप रेड कलर देता है। Which disappear on boiling, जो डिसअपियर हो जाता है बॉईल करने पे और ब्राउन रेड पीपीटी बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया। आप बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या है, मिक्सचर कंटेन्स, ऑप्शंस देखिए। पहला दिया SO3-2 है और एसीटेट है। अच्छा, एक क्लू तो ब्राउन रिंग वाला मिल गया आपको, यानी कि आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें नाइट्रेट हो, है ना। NO3- जिसमें दिखेगा वो ऑप्शन मिलेंगे अपने को। देख पा रहे हैं, तो ब्राउन रिंग वाले टेस्ट से हमको क्या पता लगा, ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है नाइट्रेट का होता है। किसका होता है, नाइट्रेट, है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सॉल्ट प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 फ्रेश, सॉल्ट का पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं और मिक्स कर देते हैं, H2SO4 डालते हैं, ब्राउन रिंग मिल जाती है। तो ऑप्शन अपने क्या होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक, दूसरी चीज देखो, अगर ये एसीटेट हो सकता है या ऑक्सीलेट, ये जो एसीटेट रेडिकल होता है ना, इसकी स्पेशलिटी होती है ये FeCl3 के साथ बनाता है फेरिक एसीटेट, जो ब्लड रेड अच्छे खासे रेड कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, रेड कलर का। तो अपने को क्लू मिल गया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, एक तो ब्राउन रिंग वाला दिया था और दूसरा क्या दिया था, डीप रेड कलर। डीप रेड कलर जो होता है FeCl3 और एसीटेट रेडिकल की रिएक्शन कराते हो तो इससे। क्लियर है बच्चों,
क्वेश्चन नोट कर पाए थे आप? जनता जनार्दन, यस मैम। ये सवाल था आपका। अब अभी तक मैं सोच रही थी इसको डी एंड एफ में क्यों दिया है, फिर मुझे याद आया कि डी एंड एफ में क्यों दिया है। बोलो इस टेस्ट इस रिएक्शन का डी, इस क्वेश्चन का डी एंड एफ में क्या काम है? क्या FeSO4 की वजह से। FeSO4 ट्रांजिशन मेटल का हो गया ना। दूसरा ये जो ब्राउन रिंग बनती है ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, उसमें आयरन जो होता है वो सेंट्रल मेटल होता है। तो कॉम्प्लेक्स की भी बात हो गई, डी की भी बात हो गई, ट्रांजिशन की भी बात हो गई, इसलिए क्वेश्चन डी एंड एफ का नहीं है, डी का। क्या बता दूं? क्या? हाँ इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ वैसे ये क्वेश्चन POC का है, इसमें क्यों दे, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, PIC का। चलिए लास्ट सवाल करिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नमस्ते करेंगे। आधे घंटे की और ले ली जाए। ओए होए, पुराना सवाल कराएं, 23 का कराने का तो मतलब ही नहीं, 22 का कराएं। सवाल देखिए, बहुत ही सुंदर सवाल। दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट। पहला है आयरन 3 कैटलिस्ट एसिडिफाइड, आयरन 3 कैटलिस्ट एसिडिफाइड K2Cr2O7 and neutral KMnO4 have ability to convert I minus to I2। कल जो हम लोगों ने KMnO4 और K2Cr2O7 के क्वेश्चन किए थे, उससे रिएक्शन किए थे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बोल रहे हैं K2Cr2O7 ले लो एसिडिफाइड या न्यूट्रल KMnO4 ले लो। क्या इसमें एबिलिटी होती है I माइनस को I2 में कन्वर्ट करने की? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा क्या? स्टेटमेंट 1 ये। दूसरा है मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक। मैग्नेट और परमैग्नेट में एक को बताया था पैरामैग्नेटिक, एक को डाया इन नेचर एंड इन्वॉल्व्स p-pi बॉन्डिंग। क्वेश्चन है स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है, ऑप्शन इस तरीके से। ऐसा नहीं है, बताना है कौन सा करेक्ट। बोथ करेक्ट भी हो सकते हैं, बोथ इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, एक करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट, 4 ऑप्शन इस तरीके से बने।
चलो मैं बताती हूँ, अभी आपको K2Cr2O7 और ये तो याद तो है नहीं, मैं बताती हूँ। ये रिएक्शन तो होता है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 अगर ले लो तो I माइनस को कन्वर्ट कर देता है I2 में, ऑक्सीडेशन तो कराता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन KMnO4 अगर न्यूट्रल लेते हो ना तो वो ऑक्सीडेशन आपका I माइनस से I2 में नहीं कराएगा, और उसमें कैटलिस्ट Fe+3 का कोई यूज नहीं, कैटलिस्ट Fe+3 लेना नहीं। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। दूसरी बात है, मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मैग्नेट आयन ये वाला था आपका MnO4 -2 MnO4 -2, ठीक है। तो एक को मैंने पैरा बोला था और एक को डाया बोला था। दूसरी चीज पी पाई बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। पी पाई बॉन्डिंग का मतलब होता है कि एक का पाई ऑर्बिटल दूसरे के पाई ऑर्बिटल, मतलब पी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड कर। यहाँ पे क्या होता है, इसका तो पी ऑर्बिटल यूज होता है बॉन्डिंग, लेकिन ये जो सेंट्रल मेटल एमएन है ना, इसका डी ऑर्बिटल यूज होता है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग पी पाई डी पाई होती है। बॉन्डिंग कैसी होती है, पी पाई डी पाई। और इन्होंने स्टेटमेंट में बोला है कि बॉन्डिंग कौन सी है, पी पाई बॉन्डिंग। इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए हमारे, ये भी इनकरेक्ट है और ये। ठीक है, चलिए आज की क्लास होती है ऑफ। अब लास्ट क्लास में आपको कराएंगे एक्टिव। चलिए बाय बाय बच्चों।